नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर 12th क्लास के इस वीडियो के अंतर्गत हम आज फॉस्फोरस विलेयक जैव उर्वरक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे भूमि से फॉस्फोरस की मात्रा को सीधे ही उद्ग्रहण नहीं करते हैं और ये अघुलनशील जो फॉस्फोरस है अविलेय अवस्था में पाया जाता है। तो उसको ये जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं उसको फॉस्फोरस को विलेयकारी रूप में बदल देते हैं ताकि इस फॉस्फोरस का उपयोग किया जा सके। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फॉस्फोरस जो विलेयक जैव उर्वरक है इसका उपयोग करने से, इस जैव उर्वरक का उपयोग करने से पादपों के जो वृद्धि और विकास अच्छे से होता है और पादपों को सही समय पर पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाती है और ये जीवाणु मृदा की उपजाऊपन को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, पौधे की कायिक प्रावस्था तक उसको पोषण प्रदान करते हैं। जैसे ही जननिक प्रावस्था शुरू होती है उसके अंदर पुष्पन शुरू हो जाता है और पादपों को सब जितने भी 17 प्रकार के एसेंशियल जो एलिमेंट है, जो अनिवार्य तत्व है वो उनको आवश्यक होते हैं। तो फॉस्फोरस विलेयक जो जीवाणु है, जो विलेयक जैव उर्वरक है, ये सूक्ष्म जीवों पर आधारित होते हैं और ये सूक्ष्म जीवों की कुछ ही प्रजातियां ऐसी है जो क्या काम करती हैं, इसको उर्वरक के रूप में काम आती है और फॉस्फोरस को विलेयकारी अवस्था में लाने का काम करती है। जब हम इसकी प्रयोग विधि की बात करें तो फॉस्फोरस विलेयक जैव उर्वरक यानी कि पीएसबी जो बैक्टीरिया है, पीएसबी फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया का उपयोग हम जो है फसलों के अंतर्गत जो भी हम उसका मृदा का उपचार करते हैं, इसके अंतर्गत मृदा उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने एजेटोबैक्टर के और राइजोबियम के बारे में पढ़ा है। एजेटोबैक्टर और राइजोबियम जो जीवाणु हैं, जो नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु के रूप में ये पाए जाते हैं और ये फॉस्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया भी जो है वो मृदा उपचार, जड़ या पौध उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है और कंद उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ बीज उपचार। तो बीज उपचार, तो इन चीज़ों के अंतर्गत हम बीज उपचार, मृदा उपचार, जड़ उपचार, और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि इतनी मात्रा के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम इसकी मात्रा को देखें तो जड़ उपचार के लिए हम क्या करते हैं, 20 से 25 मिनट के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको रख देते हैं और इसकी जो 1 लीटर मात्रा है उस 1 लीटर मात्रा के अंदर हम क्या करते हैं, 5 ml इसको मिला देते हैं और उसके बाद में इसको उपचारित करते हैं। तो 1 किलो बीज को अगर उपचारित करना है तो वहाँ 5 ml काम में लेते हैं और 1 लीटर पानी के अंदर अपन इसको अंदर 50 ml मिला करके इसका घोल तैयार करते हैं और उसके अंदर 20 से 25 मिनट तक हम क्या करते हैं, 20 से 25 मिनट के लिए हम उसके अंदर उन जड़ों को डुबो कर रखते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। जब भी हम उपचार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि बीजों को हम किससे उपचारित करें, फफूंदनाशक से उपचारित करें, यानी कि जो भी बीज है उसको उपचारित करने के बाद ही उसकी बुआई की जाती है। तो पहले हम फफूंदनाशक से हम उसको उपचारित करते हैं, यानी कि फंगीसाइड से उपचारित करते हैं, उसके बाद में हम उसको कीटनाशक से उपचारित करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस के अंदर हम ऐसा कार्य करते हैं, तब जाकर के हम उस बीजों को छाया में सुखा करके उसके बाद में इसको उपयोग कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो है जिस प्रकार से हमने अन्य जो भी जैव उर्वरकों के बारे में पढ़ा है, राइजोबियम के बारे में पढ़ा है, ऐसे एजेटोबैक्टर के बारे में पढ़ा है, जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जो जैव उर्वरक हैं, उन जैव उर्वरकों का हम इसके अंदर उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी प्रयोग विधि जो है वो जड़ के लिए, मृदा के लिए हम उपचारित कर सकते हैं। 100 किलोग्राम मिट्टी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी मात्रा को मिला करके उपचारित कर सकते हैं और इसका घोल तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं माइकोराइजा की, ठीक है ना।
जैसा कि इसके नाम से पता, माइकोराइजा जो है ये जो दलहनी पादप होते हैं, उन दलहनी पादपों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों के साथ में ये सहजीवी संबंध बनाते हैं और ये कवक होते हैं। कवक जो है वो दलहनी पादपों की जड़ों के साथ में मिलकर के सहजीवी संबंध बनाते हैं। और सहजीवी संबंध बनाने से इनको क्या फायदा होता है? म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि एक दूसरे को ये लाभान्वित करते हैं। जो कवक हैं वो कवक अपना भोज्य पदार्थ नहीं बना सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ है उसका निर्माण कवक नहीं कर सकता है। और जड़ जो है वो सीधे ही क्या नहीं कर सकती है कि मृदा से कुछ पोषक तत्वों को, विशिष्ट प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर हम जड़ों के साथ में कवक का जो सहजीवी संबंध देखते हैं, तो उसमें जड़ जो है वो मृदा से कवक की सहायता से क्या करती है कि जो पोषक तत्व है उनका पोषक तत्वों का अवशोषण उद्ग्रहण कर सकती है, उद्ग्रहण हो जाता है। और बदले में कवक को क्या मिल जाता है कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ मिल जाता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थ मिल जाता है। तो एक दूसरे की जरूरत को ये पूरा कर देते हैं। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। अर्बस, जिसका उदाहरण देखें तो अर्बस्कुलर जो माइकोराइजा है, अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ठीक है ना, अर्बस्कुलर माइकोराइजा का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है, इसका एग्जाम्पल है। और हम VAM यानी कि वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा के नाम से इसको जाना जाता है। और ये माइकोराइजा जो है कवक जो है वो जड़ के साथ सहजीवी संबंध बिता करके क्या करते हैं? एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट देते हैं, एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। और इसके आगे हम बढ़ते हैं, मिश्रित जैव उर्वरक की बात करें तो यहाँ पर मिश्रित जैव उर्वरक जो है, इस विशेष प्रकार के उर्वरकों को हम एक ही श्रेणी में नहीं रखते। कुछ जो उर्वरक होते हैं, जैव उर्वरक, जो सूक्ष्म जीवी उर्वरक होते हैं, और ये उर्वरक जो है मिश्रित अवस्था के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक ही प्रकार के जैव उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे हम यहाँ बात करते हैं PSB की बात करें, एजेटोबैक्टर की बात करें, राइजोबियम की बात करें, सॉलिड और लिक्विड प्रकार के, हम ठोस और द्रव के बात करें, PGP PR जो है, PGP PR जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वृद्धि को प्रेरित करते हैं और पादपों के अंदर जो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन की जो मात्रा है उसके अनुपात को सुनिश्चित करते हैं ताकि पादप के अंदर वृद्धि हो सके। और ऐसे जैव उर्वरकों का, ऐसे सूक्ष्म जीवों का हम उपयोग करते हैं जो कि मृदा के अंदर उसका उपयोग करने से पादपों के ऊपर उसका जो है अनुकूल प्रभाव दिखाई देता है। और हम तरल उर्वरकों की बात करें तो यहाँ पर तरल उर्वरक जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल अवस्था में, यानी कि इनको जल के साथ में घोल करके दिया जाता है। और ये उर्वरक जो है सूक्ष्म जीवी, यानी कि जहाँ मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उन सूक्ष्म जीवों को हम क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद में क्या करते हैं? उसको तरल माध्यम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और तरल माध्यम में इसको 1 से 2 वर्ष तक क्या किया जा सकता है? इसके एक्सपायरी डेट तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके संरक्षण के समय को बढ़ाया जा सकता है ठोस उर्वरक की तुलना में। अगर हम इसका उपयोग देखें तो इसका उपयोग भी हम क्या करते हैं कि जड़ के उपचार के लिए किया जाता है, बीज के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मृदा के उपचार के लिए किया जाता है इसका उपयोग, कंद के उपचार के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये तरल जैव उर्वरक जो है वो आसानी से क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल होते हैं, उद्ग्रहण किया जा सकता है। इनका पादपों की वृद्धि और उसके विकास के ऊपर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और जब भी हम इन तरल जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले क्या करें? फफूंद नाशक का हम प्रयोग करते हैं बीजों को उपचारित करने के लिए। उसके बाद में हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं। और कीटनाशक के उपयोग के बाद में हम क्या करते हैं? जो जैव उर्वरक है उसका उपयोग, अंत में हम जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं। और बीजों को उपचारित करने के बाद में उनको क्या करते हैं? छाया में रखते हैं।
छाया में रखते हैं और छाया में रखने के बाद उनको सुखा देते हैं और सुखा कर क्या करते हैं उसका हम तुरंत क्या करते हैं उनको बुआई के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और ऐसे तरल जैव उर्वरकों को हम क्या करना चाहिए, बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए हमको और इनको ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए, ठीक है ना। उसकी एक्सपायरी डेट आने से पहले ही यानी कि उसके समापन तिथि से पहले ही उसका उपयोग कर लेना चाहिए, ठंडे स्थानों पर रखना चाहिए। और प्रत्येक स्थान जो अलग अलग जगह की जलवायु जो है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, तो वहाँ के हिसाब से हम तरल जैव उर्वरकों का उपयोग सुनिश्चित करते हैं। और इसके बाद में हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।